हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट्स जो किसी भी एग्जाम्स में डायरेक्टली रिपीट करके पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में भी समझने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे चीज़ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1799 के जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। ऑप्शन है ए नजीब जंग को, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान को, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला को, या फिर ऑप्शन डी पेशवा को। ये एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है टीपू सुल्तान को। जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। डिटेल्स में जानेंगे इसकी बात। अंग्रेजों ने 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान को हराया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने अपने भारतीय सहयोगी हैदराबाद के निजाम की सेना के समर्थन से टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर धावा बोल दिया था। 1 महीने की घेराबंदी के बाद अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया था और इस लड़ाई में टीपू की मृत्यु हो गई थी और चौथा मैसूर युद्ध खत्म हो गया था। याद रखेंगे टीपू सुल्तान से रिलेटेड ये सब पॉइंट्स। और आगे है, श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के कई रॉकेटों पर कब्जा कर लिया था। इन रॉकेटों ने ब्रिटिश रॉकेट विकास में अहम भूमिका निभाई और कॉन्ग्रेव रॉकेट के विकास में प्रेरणा दी। कॉन्ग्रेव रॉकेट का इस्तेमाल बाद में नेपोलियन युद्धों में किया गया था। याद रखेंगे, अंग्रेजों ने उनके सारे रॉकेट छीन लिए थे टीपू सुल्तान के। आगे की पॉइंट्स में जानेंगे क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं। टीपू सुल्तान को मैसूर के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की वास्तविक राजधानी थी और टीपू सुल्तान ने 1784 में इस महल का निर्माण किया और मैसूर को श्रीरंगपट्टनम से शासित किया था। हैदर अली खान जो टीपू सुल्तान के पिता थे, वह 1760 में मैसूर के सर्वोच्च शासक बने और 1782 में एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने 1799 में चौथे और एंग्लो मैसूर युद्ध के अंतिम युद्ध तक अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखा था। याद रखेंगे, टीपू सुल्तान से ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे जानेंगे कुछ नोट करके, जैसे कि चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध और सहायक गठबंधन, जो उस समय जो वायसराय था कौन था, लॉर्ड वेलेस्ले था। और आगे है बंगाल का जो अस्थायी बंदोबस्त, उस समय लॉर्ड कार्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे। याद रखेंगे, बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के समय। आगे कुछ पॉइंट्स हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती का निषेध, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है। आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर्स का पेपर है। ऑप्शन है ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी वेद समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज, या फिर ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। पश्चिम बंगाल में जो बेलूर मठ है वो किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है। रामकृष्ण मिशन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन का वो संस्था है जो बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है। आइए डिटेल्स में जानेंगे। सही उत्तर इसका रामकृष्ण मिशन है। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है और इस मठ की इमारतों की वास्तुकला में हिंदू, ईसाई और इस्लामी तत्वों का मिश्रण है जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। याद रखेंगे। प्रार्थना समाज जो भारतीय पुनर्जागरण के दौरान धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित एक समुदाय है और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर ने 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना। आगे एक ऑप्शन था वेद समाज। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी और वेद समाज ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और विधवा और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया था। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और कर्मकांडों की कड़ी निंदा की। अगला ऑप्शन है आर्य समाज। आर्य समाज में क्या था,
आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी और यह आंदोलन हिंदू धर्म में सुधार के लिए पश्चिमी प्रभावों के जवाब में शुरू किया गया था। और आर्य समाज ने शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास किया और मूर्ति पूजा, अवतार, बलिदान, झूठे अनुष्ठानों और अंधविश्वासों को खारिज कर दिया था आर्य समाज। याद रखेंगे। आगे है आर्य समाज से रिलेटेड, और इसमें सदस्यों ने छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया था और महिलाओं और शूद्रों को यज्ञोपवीत पहनने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक जो सत्यार्थ प्रकाश है, इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे के सारे। आगे रामकृष्ण मिशन, जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के महान शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार है और रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और दान को कर्म योग मानता है, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रामकृष्ण मिशन को भारत सरकार द्वारा 1996 में डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1998 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन से ये सारे रिलेटेड, और जो बेलूर मठ कोलकाता में रामकृष्ण मिशन के ऐतिहासिक संस्थान है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बंगाल विभाजन की घोषणा के समय में भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछे गए हैं। ऑप्शन से ए लॉर्ड इरविन थे, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन थे, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन थे, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी थे। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय थे। और डिटेल्स में जानेंगे पूरी। बंगाल विभाजन, बंगाल का जो विभाजन 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। एक पॉइंट याद रखेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? बंगाल विभाजन के बाद बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। पूर्वी बंगाल में ज़्यादातर मुस्लिम थे जबकि पश्चिमी बंगाल में ज़्यादातर हिंदू थे। याद रखेंगे। इस विभाजन को मात्र 6 साल बाद यानी 1911 में रद्द कर दिया गया था। याद रखेंगे, 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। आगे बंगाल विभाजन के बारे में और कुछ बातें हैं, जैसे कि बंगाल विभाजन के पीछे बताया गया कारण प्रशासन को आसान बनाना था। हालांकि असल में बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना इसका मकसद था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। इस जनसभा में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ और स्वदेशी आंदोलन। याद रखेंगे, बंगाल विभाजन से ये सारे पॉइंट्स। इसके की पॉइंट्स देखेंगे। लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर इसे लागू किया गया था और 6 साल बाद बंद कर दिया। विभाजन ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्व क्षेत्र को बड़े पैमाने पर हिंदू क्षेत्रों से अलग कर दिया था। विभाजन मुश्किल से आधा दशक तक चला था और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया, जैसा कि पिछले बताएं। और कर्जन ने 1898 से 1905 तक भारत का वायसराय था और उन्होंने ब्रिटिश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी उस समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बंगाल विभाजन से रिलेटेड ये सारी की सारी बातें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल तक कार्य किया था? सबसे कम समय तक कार्य किया था, यही पूछ रहा है। कौन है? ऑप्शन से ए एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन बी वी.पी. सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, या फिर ऑप्शन डी आई.के. गुजराल। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? तो चंद्रशेखर ने काम किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चंद्रशेखर ने सबसे कम समय तक काम किया है। आगे जानेंगे पॉइंट्स में कैसे। चंद्रशेखर भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर ने नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। चंद्रशेखर भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे और वे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी थे। बाद में उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी और जनता दल बनाई। कौन? चंद्रशेखर। याद रखेंगे। की पॉइंट्स इसके जानेंगे। चंद्रशेखर ने नवंबर 1990 से जून नवंबर 1991 तक 7 महीने की संक्षिप्त अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और चंद्रशेखर एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था।
1988 में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी जनता दल बनाने से पहले वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी सदस्य थे। की पॉइंट्स इसके याद रखेंगे। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो ऑप्शंस में थे उसके बारे में जानेंगे। एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा ने जून 1996 से अप्रैल 1997 तक 10 महीने की अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और वह भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे और जनता दल पार्टी से भी थे। अगला ऑप्शन था वीपी सिंह। वीपी सिंह ने दिसंबर 1989 से लेकर 1990 तक 11 महीने की अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और वह भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे और जनता दल के पार्टी से भी थे। और लास्ट ऑप्शन था आई के गुजराल। आई के गुजराल ने अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक यानी 11 महीने की अवधि तक के लिए प्रधानमंत्री रहे थे और वह भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे और जनता दल पार्टी से भी थे। लेकिन इन सबसे जो हमारा राइट आंसर था चंद्रशेखर, वो 7 महीने के लिए ही प्रधानमंत्री बना था, याद रखेंगे, इसलिए सबसे कम समय वही काम किए थे। आगे भारत के और कुछ प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल जो था वह 16 साल तक चला था और 286 दिनों तक चला। और राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, वे 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। और गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 बार 13 दिनों के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे, याद रखेंगे, ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ऑप्शन से ए अगस्त 1931 को, ऑप्शन बी अप्रैल 1921 को, ऑप्शन सी अगस्त 1942 को या फिर ऑप्शन डी अप्रैल 1932 को। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1942 में हुई थी। अगस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। थोड़ा पॉइंट समझ आनेंगे और पूरा डिटेल्स में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, अधिवेशन में की थी। इस आंदोलन का मकसद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था और इस आंदोलन के दौरान देश में आपातकाल जैसी स्थिति बना दी गई थी। इस आंदोलन के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, याद रखेंगे। और आगे पॉइंट्स है, इस आंदोलन के दौरान कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और हड़तालों पर भी रोक लगा दी गई थी। इस आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में आज़ाद सरकारें बनाई गई थी और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की कार्य समिति को गिरफ्तार कर लिया था। और इस आंदोलन के बाद आज़ादी के लिए कई सालों तक संघर्ष और वार्ताएँ चली, याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन से ये सारी बातें। आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वाले जो है, वो भारत छोड़ो आंदोलन को भारत अगस्त आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है और इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने की थी। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ख्याल रखेंगे। आगे भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया गया था और यह भारत के पूर्ण स्वतंत्रता से वंचित होने, पूर्व परामर्श के बिना युद्ध में भारतीयों की भागीदारी, कई छोटे आंदोलनों के केंद्रीकरण और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण ये आंदोलन हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे, जो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में हुई थी और महात्मा गांधी ने मैदान में दिए हुए अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था। आंदोलन को हिंसा का सामना करना पड़ा था और मुस्लिम लीग से समर्थन नहीं मिला था। लोगों को गोली मार दी गई थी, लाठीचार्ज किया गया और गांवों को जला दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी थी। ऑप्शन से ए अल्बुकर्क को, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस को या फिर ऑप्शन डी हेनरी द नेविगेटर को। मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी थी, विलियम हॉकिंस को दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विलियम हॉकिंस को ये उपाधि दी थी जहांगीर ने। क्या उपाधि, अंग्रेज खान की। डिटेल्स में जानेंगे पॉइंट वाइज।
मुगल बादशाह जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हॉकिंस को 1608 में जहांगीर के दरबार में भेजा था। हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेनी थी, इसलिए हॉकिंस तुर्की भाषा से अच्छी तरह से वाकिफ था और जहांगीर भी कुछ कुछ तुर्की भाषा जानता था। हॉकिंस और जहांगीर के कुछ मंत्री बाबर की मातृभाषा तुर्की में भी जानते थे। हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में कारखाना खोलने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन पुर्तगाली वायसराय के दबाव में अनुमति वापस ले ली गई थी और हॉकिंस ने 1611 तक जहांगीर के दरबार में रहा था। याद रखेंगे हॉकिंस से रिलेटेड इसके कुछ की पॉइंट्स याद रखेंगे, जैसे कि विलियम हॉकिंस तुर्की का एक अच्छा जानकार था। जहांगीर और उसके कुछ मंत्री बाबर की मातृभाषा तुर्की भी जानते थे और वह सम्राट जहांगीर के दरबार में पैर जमाने में सक्षम था और समय के साथ साथ वह प्रतिभाशाली शराबी सम्राट के साथ इतना घनिष्ठ हो गया जितना उसके बाद कोई भी यूरोपीय नहीं हो सका था। इसके की पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट्स है इसके, जैसे कि बादशाह जहांगीर ने उसे अंग्रेज खान कहा और हॉकिंस सूरत में एक अंग्रेजी कारखाने के लिए अनुमति लेने के लिए सम्राट को मनाने में सक्षम रहा, लेकिन पुर्तगाली वायसराय के दबाव में अनुमति वापस ली गई और वह हॉकिंस 1611 तक मुगल बादशाह के दरबार में रहा था और हॉकिंस ने आदेशों को उलटने की कोशिश की, लेकिन राजा पर पुर्तगाली प्रभाव अभेद्य था और वह घृणा में 2 नवंबर 1611 को लौट आया। याद रखेंगे सारी की सारी हॉकिंस और जहांगीर के बारे में ये सब बातें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे, जैसे कि ऑप्शंस में था अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था और उसे भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर आक्रमण किया था। पूछा जाता है गोवा पर आक्रमण किसने किया था, तो अल्बुकर्क ने किया था। वो भी कब, 1510 में। बीजापुर का सुल्तान जो इस्माइल आदिल शाह गोवा का शासक था उस समय। याद रखेंगे। आगे है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला गवर्नर और पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया था और वह कोचिन, कन्नानौर, किलवा और अंजदीव में कुछ किले बनाने में सक्षम था। अगला ऑप्शन था हेनरी द नेविगेटर। नेविगेटर हेनरी के नेतृत्व में पुर्तगाल में खोज का ये एक युग शुरू हुआ था। हेनरी ने जहाज़ों को अफ्रीका के पश्चिमी तट का चार्ट बनाने और खोजने के लिए भेजा गया था। याद रखेंगे हेनरी द नेविगेटर से रिलेटेड ये सारी बातें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स में पूछा जाता है। ऑप्शन से ए कोयला से, ऑप्शन बी पेट्रोलियम से, ऑप्शन सी देवदार से या फिर ऑप्शन डी पाइनस से। तो तारपीन का तेल कहाँ से पाया जाता है, तो पाइनस से मिलता है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कैसे, थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। तारपीन का तेल कुछ खास तरह के देवदार यानी पाइनस के पेड़ों की राल से बनता है। तारपीन के तेल को बनाने के लिए पेड़ों से निकलने वाले राल को गर्म किया जाता है जिससे वाष्प निकलती है। इन वाष्पों को ठंडा करके तरल में बदल दिया जाता है जिसे तारपीन का तेल कहा जाता है। याद रखेंगे ऐसे करके होता है। व्याख्या इसकी करेंगे, जैसे पाइनस एक शंकुधारी अनावृत बीजी है जो समवर्ती प्रवृत्ति दिखाता है, अर्थात पाइनस के वृक्ष का आकार शंकु या पिरामिड जैसा दिखता है। पाइनस के तने को राल नहरों से युक्त किया जाता है जो प्रतांस्था क्षेत्र में पाई जाती है। ये वाहिकाएं रेजिन का स्राव करती है जिनमें तारपीन का तेल होता है। राल वाहिकाएं अपने मूल में एक प्रकार की सिजोनियस कैविटीज, इस प्रकार के तारपीन तेल का पाइनस के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखने वाले हैं। तारपीन के तेल में रोगाणुरोधक गुण होते हैं, अर्थात यह बैक्टीरियल संक्रमण रोक सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देवदार के बारे में जानेंगे। देवदार के पेड़ देवदार के इत्र तेल का स्राव करते हैं जिसका उपयोग कई उत्पादों जैसे शैम्पू, कीटनाशक आदि को तैयार करने में किया जाता है। इसमें रोगाणुरोधक और प्रज्वलन रोधी गुण भी होते हैं। याद रखेंगे देवदार के तेल में। आगे जो ऑप्शंस में थे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, तो यह खनिज तेल है जो जमीन के अंदर गहरा पाया जाता है जो जीवाश्म के कारण बनता है। इसका उपयोग पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। याद रखेंगे। और कोयले को जो ऑप्शंस में था, कोयले को एक आसानी से दहनशील चट्टान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कार्बन का वजन 50% से अधिक होता है। कोयले के अन्य घटकों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राख और सल्फर शामिल हैं। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन से ए G.J. मेंडल, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी T.H. मॉर्गन या फिर
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। की पॉइंट्स इसके जानेंगे। चार्ल्स डार्विन जो प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद के सिद्धांत से जुड़े हैं, वर्ष 1859 में डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा था। इस सिद्धांत में कहा गया है कि एक ही प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे एक जैसे थे, लेकिन दुनिया की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जीवित रहने के संघर्ष के कारण उनकी संरचना बदल गई और इस वजह से एक ही जाति के पौधों की कई प्रजातियों का निर्माण हुआ था। याद रखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन से ये सारी बातें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो ऑप्शंस में थे उसके बारे में जानेंगे। जी.जे. मेंडल एक गणितज्ञ और जीव विज्ञानी हैं जिन्हें पौधों में वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज के लिए जाना जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए थे। याद रखेंगे, कौन किए थे? जी.जे. मेंडल। आगे ऑप्शंस में था टी.एच. मॉर्गन एक आनुवांशिकविद और भ्रूण विज्ञानी और जीव विज्ञानी हैं जिन्होंने 1933 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने आनुवंशिकता में गुणसूत्र की भूमिका की खोज की थी। कौन? टी.एच. मॉर्गन। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है ए CaSO4.2H2O, ऑप्शन बी CaSO4.12H2O, ऑप्शन सी CaNO32 या फिर ऑप्शन डी Ca3PO4 2। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4.12H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, CaSO4.12H2O। आगे पॉइंट में जानेंगे, इसका सही उत्तर यह है CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को लगभग 140 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके जो प्राप्त किया जाता है, ऐसा तापमान पर गर्म होने पर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है CaSO4.12H2O और यह नाम पेरिस के मोंटमार्टर पहाड़ी में जिप्सम की प्रचुर मात्रा होने के कारण लिया गया है। याद रखेंगे, CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड ये बात है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑप्शन से ए अकबर ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने या फिर ऑप्शन डी हुमायूं ने। दोस्तों, दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अकबर ने दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। कैसे जानेंगे डिटेल्स में। दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। यह एक समृद्ध धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को शामिल किया गया था और अकबर ने इसे 1582 ईस्वी में शुरू किया था। और भी पॉइंट्स में जानेंगे। दिन ए इलाही धर्म के बारे में और भी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इस धर्म में हिंदू और इस्लाम धर्म को प्रमुखता दी गई थी। इसके अलावा पारसी, जैन और ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी इसमें शामिल किया गया था। अकबर का मकसद इस्लाम और हिंदू धर्म को एक के साथ विश्वास में जोड़ना था। अकबर ने इस धर्म को ईश्वरीय आस्था का नाम दिया था। याद रखेंगे, दिन ए इलाही धर्म को। आगे पॉइंट में जानेंगे। यह एक भगवान में विश्वास करने वाला धर्म था। इसका आधार तार्किक था और यह किसी हठ धर्मिता का समर्थन नहीं करता था। अकबर के बाद यह धर्म सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया था। अकबर ने कभी इस्लाम को नहीं छोड़ा था, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों में भी रुचि ली थी। उन्होंने हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों को भी धार्मिक चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। याद रखेंगे, दिन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन? अकबर। इसके की पॉइंट्स जानेंगे। दिन ए इलाही ईश्वर का धर्म 1582 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी, जो धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी। उनका विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को एक विश्वास में जोड़ना था, लेकिन साथ ही ईसाई धर्म, पारसी धर्म और जैन धर्म के पहलुओं को भी जोड़ना था। याद रखेंगे। आगे 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बने थे और अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 में हुआ था और मौत 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी और वह तीसरे मुगल बादशाह थे। उनका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 के ईस्वी के बीच में था और 1556 में 13 वर्ष की अल्प आयु में उनका राज्याभिषेक किया गया था। किसका? अकबर का। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो ऑप्शन में थे उसके बारे में जानेंगे। बाबर जो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और उसने पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में
26 में इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे ऑप्शंस में तो जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था जिसकी गिनती विख्यात भारतीय सम्राटों में होती है और यह अकबर का बेटा था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम, जिसका नाम था जहांगीर, गद्दी पर बैठा और वह अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। हुमायूं जो था, हुमायूं का जन्म काबुल अफगानिस्तान में हुआ था और उसका असली नाम था नसीर उद्दीन मोहम्मद, याद रखेंगे। और वह मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह था जिसने 1530 से लेकर 1540 तक पाकिस्तान, उत्तरी भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के क्षेत्र पर शासन किया और उन्हें पुनः 1555 से लेकर 56 तक दूसरे कार्यकाल में शासन कर दिया था, याद रखेंगे हुमायूं के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या है। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से घायल हो गए थे कौन, यही पूछा गया है। ऑप्शन से ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी डॉक्टर सत्यपाल या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर किचलू। दोस्तों, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से घायल हो गए थे वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। डिटेल्स में जानेंगे। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से बचते समय लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने आयोग के खिलाफ मौन अहिंसक जुलूस निकाला था। पुलिस ने इस जुलूस पर लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को लाठीचार्ज की चोटों से उनकी मौत हो गई थी और लाला लाजपत राय का शेर ए पंजाब भी कहा जाता है, याद रखेंगे। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। आगे लाला लाजपत राय की मौत के बाद देश भर में आग भड़क उठी और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का फैसला किया और 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली मार दी और लाला लाजपत राय की मौत के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे कुछ की पॉइंट्स इसके जानेंगे। जैसे कि 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्य को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग बॉम्बे पहुंचा तो पूरे देश में एक सामान्य उपद्रव देखा गया था और उन्हें काले झंडे और साइमन गो बैक के नारे के साथ स्वागत किया गया था। लाहौर में छात्रों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में 30 अक्टूबर 1928 को एक बड़ा साइमन विरोधी आयोग प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 1 महीने के बाद उनका निधन हो गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित हुई थी और यह कहा गया था कि द्विशासन के साथ संवैधानिक प्रयोग असफल रहा था और इसके स्थान पर रिपोर्ट ने स्वायत्त सरकार की स्थापना की सिफारिश की थी। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1935 के भारत सरकार अधिनियम को अधिनियमित करने का अधिकार बनी, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा ने या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था और 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। थोड़ा पॉइंट में जानेंगे की पॉइंट्स इसके। भारत सेवक समाज या फिर द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। समाज का उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सेवा के रास्ते खोजना और विकसित करना था, राष्ट्रीय प्राप्यता को बढ़ावा देना और देश के आर्थिक ताकत का निर्माण करना था, याद रखेंगे। इस भारत सेवक समाज से रिलेटेड किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को भारत की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना और केवल संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना था। गोपाल कृष्ण गोखले को उनके राजनीतिक विरोधी बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था।
किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदार राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक भी थे, याद रखेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किससे? भारत सेवक समाज से। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे जो कि ऑप्शंस में थे। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई और यह राष्ट्रों का एक समूह है जिसने 1950 के दशक के 2 मुख्य वैचारिक गुटों की सदस्यता नहीं ली थी, याद रखेंगे। और गुलजारी लाल नंदा 13 दिनों के लिए 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा। पहली बार 1964 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद बने और दूसरी बार 1966 में दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद बने थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा। आगे पॉइंट्स में था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने प्रमुख आंदोलन की शुरुआत की जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन भी शामिल थे, याद रखेंगे। आगे हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था। ऑप्शन से ए 14 सितंबर 1950 को, दूसरा ऑप्शन से 16 सितंबर 1949 को, तीसरा 14 सितंबर 1949 को, या फिर चौथा 16 सितंबर 1950 को। दोस्तों हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डिटेल्स में जानेंगे। स्पष्टीकरण, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिन मिला था। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। संविधान की धारा 343 प्रथम के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और देवनागरी लिपि को भी मान्यता दे दी गई थी, याद रखेंगे। आर्टिकल 343 कहता है हिंदी हमारी राज्य भाषा है। आगे ऑप्शंस में जानेंगे। राष्ट्रभाषा, अन्य विकल्प, वह भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र के लोगों द्वारा बोली जाती हो। राष्ट्र के सभी सरकारी या फिर गैर सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा स्वीकृत की जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। मानक भाषा, भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, याद रखेंगे, भाषा से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन से ए लल्लू जी लाल को, ऑप्शन बी पद्माकर भट्टा को, ऑप्शन सी प्रेमचंद, या फिर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। डिटेल्स में जानेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर को वर्ष 1850 में वाराणसी में हुआ था। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। वह हिंदी के उन महानतम लेखकों में से एक थे जिनके लेखन में भारत की सामाजिक सच्चाई झलकती है और उन्होंने 5 साल की उम्र में काव्य लेखन शुरू किया था। वास्तव में यह बहुभाषावी था और वह बंगाली, पंजाबी, मारवाड़ी और गुजराती साहित्य कई भाषाओं में परंपरागत थे, याद रखेंगे। आगे उन्होंने काशी के विद्वानों ने एक सार्वजनिक सभा में भारतेंदु की उपाधि दी थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ प्रमुख योगदान दिए, जैसे उनकी रचना है कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका आदि जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया था। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। भारत का सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारतेंदु हरिश्चंद्र के सम्मान पर भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रदान करता है और उनकी 126वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जैसे भगत सर्वज्ञ, वैदिकी हिंसा हितनसा न भवती, विनय प्रेम पचासा आदि हैं। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखन हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मानवेंद्र नाथ रॉय, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। डिटेल्स में जानेंगे। शांति निकेतन की स्थापना
कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 22 दिसंबर 1901 को शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की थी और इस स्कूल का नाम उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम रखा था। इस स्कूल में 5 छात्र और उतने ही शिक्षक थे। आगे पॉइंट में जानेंगे। इस स्कूल का मकसद था पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों का मिश्रण करना। बाद में 1921 में इस स्कूल को विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया और शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। वह ब्रह्मदेव समाज के नेता थे, देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे बेटे थे और वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे और उन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर से ये सारी के सारी पॉइंट्स। आगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। उन्होंने 2 देशों के ज्ञान, जन गण मन भारतीय ज्ञान और अमार सोनार बांग्ला या माई गोल्डन बंगाल बांग्लादेश गान को लिखा है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 22 दिसंबर 1901 को रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 छात्रों, उनके सबसे बड़े बेटे सहित और समान संख्या में शिक्षकों के साथ शांति निकेतन में अपना स्कूल स्थापित किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखेंगे। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में संस्थापक और इसके स्थापित क्या क्या स्थापित किए थे, याद रखेंगे। जैसे कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो ताशकंद समूह है, किसकी स्थापना की थी? मानवेंद्रनाथ रॉय ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है गोवा किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस में पूछा जाता है। ऑप्शन से ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी मांडोवी नदी, ऑप्शन सी तापी नदी या फिर ऑप्शन डी पेन्नार नदी। गोवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह है मांडोवी नदी, याद रखेंगे। डिटेल्स में जानेंगे पॉइंट्स में। मांडवी नदी, इसे महादयी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मांडवी और जुआरी गोवा की 2 प्राथमिक नदियां हैं और इन्हें गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और यह अरब सागर में जाकर बह जाती है, याद रखेंगे मांडवी नदी से रिलेटेड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो था वो ऑप्शंस में थे नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और अरब सागर में जाके मिल जाती है। और इसके तट पर स्थित शहर जो है वो जबलपुर है, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर और महेश्वर है। आगे है ताप्ती नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल है सतपुड़ा से निकलती है और खंभात के खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और इसके तट पर है सूरत, बुरहानपुर, अकोला, बुरदाना, वासिम, जलगांव और धुले, ये सब ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। आगे है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी, इसका उद्गम स्थल नंदी हिल्स के पहाड़िया से निकलती है पेन्नार नदी और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और इसके किनारे शहर जो है वो चिक्काबालापुर है, गौरीबिदनपुर है, हिंदूपुर, अनंतपुर, तदीपत्री, प्रोदातुर और कड़पा और नेल्लोर, ये सब पेन्नार नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नोबेल पुरस्कार का वितरण किस वर्ष में से शुरू हुआ था? सीपीओ में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, याद रखेंगे। ऑप्शन से ए 1900 से शुरू हुआ था, ऑप्शन बी 1901 से शुरू हुआ, ऑप्शन सी 1903 से शुरू हुआ या फिर ऑप्शन डी 1905 से शुरू हुआ। नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है वो 1901 से शुरू हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी, डिटेल से जानेंगे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत साल 1901 में हुई थी। इस साल पहली बार नोबेल पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिए गए थे, भौतिक, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। आगे और भी जानेंगे इसके बारे में। साल 1968 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र में भी पुरस्कार की शुरुआत की थी और नोबेल पुरस्कार अपने क्षेत्रों में सबसे सम्मानित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। आगे नोबेल पुरस्कार से जुड़ी कुछ खास बातें देखेंगे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। उसका मानना था कि ज्ञान, विकास और मानवतावाद से समाज बेहतर बनाया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले हर व्यक्ति को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और नगद पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। और भी पॉइंट्स हैं। एक पुरस्कार 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन शांति पुरस्कार 3 से ज़्यादा संगठनों को दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार मरने के बाद नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है और वह पाने से पहले ही मर जाता है तो पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार से ये सब बातें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है?
ऑप्शन है ए सचिन चौहान की, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन की, ऑप्शन सी बादशाह खान की, या फिर ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी की। दोस्तों, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो सचिन चौहान की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ सचिन चौहान की आत्मकथा है। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। सचिन चौहान की द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ एक आत्मकथा है। लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं और यह उनकी आत्मकथा है और राजनीति में उनके संघर्ष का एक वर्णन है। याद रखेंगे, माई कंट्री और माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई किताब है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। महात्मा गांधी की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जैसे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, हिंद स्वराज और मेरे सपनों का भारत, यह महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। आगे सुभाष चंद्र बोस की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे भारतीय संघर्ष, जीवन का मिशन और एक भारतीय तीर्थयात्री एक अधूरी आत्मकथा, वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। और इस क्वेश्चन में सबसे कन्फ्यूजन पॉइंट ये है कि नेल्सन मंडेला द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला के जीवन पर एक किताब की ओर विचलित है। मतलब द स्ट्रगल इज माई लाइफ पूछा जाएगा तो नेल्सन मंडेला बोलेंगे, और द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ पूछा जाएगा तो सचिन चौहान बोलेंगे। इज और ऑफ का अंतर है, बस इतना ही, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किस चीन शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया था? आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, पूछा गया है। ऑप्शन है ए किन्सी हुआंग ने, ऑप्शन बी वांग हुत्सी ने, ऑप्शन सी पू यू ने, ऑप्शन डी पान चावो ने। किस चीनी शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया था? किन्सी हुआंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किन्सी हुआंग ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की दीवार का निर्माण किया था। पॉइंट्स में जानेंगे डिटेल्स में। चीन की महान दीवार का निर्माण चीन के पहले सम्राट किन्सी हुआंग ने करवाया था। हालांकि इस दीवार का निर्माण कई राजवंशों ने मिलकर किया था। चीन की महान दीवार के बारे में कुछ खास बातें, जैसे चीन की महान दीवार को बनाने का काम 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और मिंग राजवंश के समय में पूरा हुआ था। चीन की महान दीवार को बनाने में करीब 2000 साल लगे थे। चीन की महान दीवार की लंबाई 21,196.18 किलोमीटर है। चीन की महान दीवार की ऊंचाई 8 से 35 फुट है, याद रखेंगे। और चीन की महान दीवार को बनाने के दौरान 4 लाख लोगों की मौत हो गई थी। चीन की महान दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है और चीन की महान दीवार को चीन में वान ली चेंग चेंग के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है 10,000 ली लंबी दीवार। चीन की महान दीवार के सबसे प्रसिद्ध हिस्सों का निर्माण मिंग राजवंश 1368 से 1644 ने किया था, याद रखेंगे, मिंग राजवंश ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ऑप्शन से ए वैशाख, ऑप्शन बी फाल्गुन, ऑप्शन सी चैत्र, या फिर ऑप्शन डी भादो। शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत्र महीना है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पहला महीना चैत्र है और लास्ट महीना फाल्गुन, याद रखेंगे। डिटेल्स में जानेंगे थोड़ा। शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग का पहला महीना चैत्र है। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित होता है और शक कैलेंडर में 12 महीने और 365 दिन होते हैं। शक संवत का पहला महीना चैत्र 22 मार्च से शुरू होता है। लीप वर्ष में चैत्र 21 मार्च को होता है और भारत में शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग को 22 मार्च को 1957 को अपनाया गया था, याद रखेंगे। सारे के सारे डेट्स इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पॉइंट्स भी। आगे पॉइंट्स देखेंगे। शक संवत का इस्तेमाल भारत के राजपत्र, अखिल भारतीय रेडियो और भारत सरकार के कैलेंडर और आधिकारिक संचार में किया जाता है। शक संवत की शुरुआत जूलियन कैलेंडर के 78वें साल में सातवाहन वंश के राजा शालिवाहन ने की थी। माना जाता है कि शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने की थी, याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। आगे की पॉइंट्स में याद रखेंगे ये सब बातें। शक युग पर आधारित भारत के राष्ट्र कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और माना जाता है शक युग की स्थापना कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी, इंपॉर्टेंट है। और शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है और चैत्र 22 मार्च से शुरू होने वाला वर्ष का पहला महीना है, जो वसंत विषु स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद का दिन है। इस प्रकार शक संवत का पहला दिन चैत्र है, याद रखेंगे, और लास्ट महीना फाल्गुन है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी?
ऑप्शन से ए जॉन ब्रायंटे, ऑप्शन बी लॉर्ड डॉसन, ऑप्शन सी जेडी रॉकफेलर या फिर ऑप्शन डी हेनरी डोनाल्टे। दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी डोनाल्टे ने की थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हेनरी डोनाल्टे। डिटेल्स में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना स्विस व्यवसायी हेनरी डोनाल्ट ने की थी। इसकी स्थापना साल 1863 में हुई थी। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति जैसे ICRC की पहली बैठक फरवरी 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी, याद रखेंगे। आगे रेड क्रॉस की स्थापना से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे कि हेनरी डोनाल्ट ने इटली के सोल्फेरिनो की लड़ाई में घायलों की मदद के लिए स्थानीय लोगों को संगठित किया। डोनाल्ट ने युद्ध में घायल लोगों की मदद के लिए राष्ट्रीय राहत समितियां बनाने की अपील की थी। साल 1864 में रेड क्रॉस ने सरकारों को पहला जिनेवा कन्वेंशन अपनाने के लिए राजी किया था, याद रखेंगे। रेड क्रॉस से बातें आगे। रेड क्रॉस का जो प्रतीक है सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को साल 1917 और 1944 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है रेड क्रॉस से रिलेटेड, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन से ए बलबन ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी ने या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। आगे जानेंगे कैसे। सही उत्तर इसका मुबारक खिलजी हो जाएगा। मुबारक शाह, जिसे मुबारक खान भी कहा जाता है, वह अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था। मुबारक शाह जब 17 या 18 वर्ष के थे तो 14 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने खलीफातुल्लाह, भगवान का प्रतिनिधि शीर्षक धारण किया, जो उनके सिक्कों पर दिखाई देता है। कौन? याद रखेंगे, मुबारक खान। आगे जानेंगे पॉइंट्स में। मुबारक शाह ने जुर्माना और करों को समाप्त कर दिया और कर मंत्रालय को कठोर उपायों का उपयोग करने से रोक दिया, जैसे कि जुर्माना और करों को पुनर्प्राप्त करने के लिए कारावास ने याचिका प्रणाली को पुनर्जीवित किया। उन्होंने अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण उपायों को भी रद्द कर दिया, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई थी। 1320 में खुसरो खान द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जिसने खिलजी वंश को समाप्त कर दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए भोपाल में, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन डी देहरादून। दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। आगे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी और यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के घटक प्रयोगशालाओं में से एक है। इतना ही है, बस इसमें याद रखना है कि वो पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, बस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन से ए मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ऑप्शन बी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने, ऑप्शन सी ख्वाजा सलीम चिश्ती ने या फिर ऑप्शन डी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। दोस्तों भारत में जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की थी। और डिटेल्स में जानते हैं, सही उत्तर इसका मोइनुद्दीन चिश्ती है। चिश्ती आदेश शास्त्रीय सूफीवाद के 4 प्रमुख आदेशों में से एक है, जो अफगानिस्तान में चिश्त नामक एक छोटे से शहर से उत्पन्न हुआ है। ख्वाजा अब्बू इसाक शमी ने 930 ईस्वी में इस संप्रदाय की स्थापना की थी, याद रखेंगे। और चिश्ती संप्रदाय की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अनुयायी कुरान में प्रस्तावित बातों के विरुद्ध कुछ भी करने से बचते हैं, अमीर और भ्रष्ट लोगों से दूर रहें और सांसारिक आकर्षण से बचें, शासकों और कुलीन वर्ग की संगत से बचना, संगीत का इस तरह से अभ्यास करना कि यह व्यक्ति को ईश्वर के अस्तित्व में डूबने में मदद करे। कव्वाली सुन्नी इस्लाम की इस संप्रदाय की एक प्रमुख विशेषता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में यह आदेश 12वीं शताब्दी में अजमेर राजस्थान में दिया था, याद रखेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती से कुछ बातें याद रखेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे जिनका जन्म 1141 में ईरान में हुआ था। शेख इब्राहिम कुंदुंजी के प्रभाव में उन्होंने धर्म की दुनिया में गहन तलाश करने के लिए इस दुनिया को त्याग दिया था। उन्होंने उत्तम हारूनी, एक चिश्ती संत के साथ इस्लामिक तीर्थयात्रियों को भी अपना शिष्य बना लिया।
कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा एक सपने में ऐसा करने के निर्देश के बाद वह यहाँ चिश्ती संप्रदाय को पेश करने के लिए भारत आए थे। 1236 में अजमेर में उनकी मौत हो गई थी और उनकी दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह एक प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा बन गई थी। याद रखेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन से ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल या फिर ऑप्शन डी रामपाल। दोस्तों, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गोपाल बंगाल के पाल वंश के संस्थापक थे। पॉइंट्स में जानेंगे। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। उन्होंने लगभग 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल एक स्थानीय सरदार थे और अराजकता के दौर में सत्ता में आए थे। गोपाल ने बंगाल और बिहार पर नियंत्रण जमा लिया था और उन्होंने बंगाल में राजनीतिक अराजकता को खत्म किया और मगध में पाल प्रभुत्व बढ़ाया। गोपाल बौद्ध थे और उन्होंने औदांतपुरा विहार की स्थापना की थी। याद रखेंगे, गोपाल से रिलेटेड ये सब बातें। और पाल वंश के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे देवपाल धर्मपाल का बेटा था, उसने अपने पिता के साम्राज्य को बरकरार रखा और उसमें और भी विस्तार किया। महिपाल कौन था? उसके समय में पलाश शक्तिशाली हो गया था। गोविंदापाल ये अंतिम पाल राजा थे। याद रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।